अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे बच्चों, आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस ठंड के मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि हर हालत में जो हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर हालत में जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। और ये हमारे जो आम नॉर्मल जो हम एनुअल पेपर होते हैं बोर्ड के, वो चाहे फेडरल बोर्ड हो, चाहे पिंडी बोर्ड हो या व्हाट्सएवर कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, केपीके का कोई बोर्ड हो, तो उसमें हर हालत में इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है। मुझे याद है जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त भी ये जो टॉपिक है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ये जो मेरे आज का लेक्चर है उसको एंड तक देखेंगे। इस लेक्चर की जो ख़ास बात वो ये है कि इसमें हम डिफरेंट पोर्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा टॉपिक क्या है। तो बेसिकली आज के दिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो है हम ये चेक करेंगे कि आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हाइट कैसे निकालेंगे, कि कोई बॉडी कितनी ऊंची जाएगी। इसी तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि आया कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे और रेंज। तो क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो एंड तक जो है वीडियो को देखें, क्योंकि हम एक तीनों की तीनों एक ही वीडियो के अंदर जो है वो बताने जा रहा हूँ मैं इसे आज। तो साथ साथ ये भी है कि मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आपको समझा दूँ और बड़ा क्लियर करके, ताकि आपको किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो। लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंट्री टेस्ट में हर हालत में इस टॉपिक से एमसीक्यूज आता है और 1-2 एमसीक्यूज नॉर्मल है, ठीक है। और किसी किस्म का भी जो है वो टेस्ट हो, चाहे वो प्यास का टेस्ट हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी मेडिकल का और किसी भी जो है वो एरिया से रिलेटेड हो, तो ये हर हालत में आते हैं। तो और मेरी यही कोशिश होगी कि पूरे के पूरे टॉपिक के दौरान जहाँ मुमकिन हो सका वहाँ पे जो है वो एमसीक्यू जो है वो आपको बताऊँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक इसको देखें, क्योंकि आप मिस करेंगे तो हो सकता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो जो आपके पेपर में आया हो या आ जाए आइंदा फ्यूचर में। तो इसलिए आप एंड तक इसे वीडियो देखें। और ये जो भी मैंने एमसीक्यू बता रहा हूँ ये सबका जो हमारे एंट्री टेस्ट के जो पेपर्स हैं उनमें से जो है मैंने सर्च करके देखा है। और जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे जो है इस वक्त प्रोफेशनल फील्ड में चले गए, जिन्होंने टेस्ट दिया, तो उनसे मैं पूछता रहा वक्तन कि क्या एमसीक्यू इस टॉपिक से क्या है। तो मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो इसी अंदाज में पढ़ाऊँ कि जो बच्चे हैं वो एनएमडी कैट हो गया या ई कैट हो गया, इसके अंदर जो है वो जो पेपर दे के आते हैं मैं उनसे जो है वो रब्ता करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जो एमसीक्यू बताते हैं कि सर इस टॉपिक से ये एमसीक्यू है, तो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ और अपने वीडियोस के अंदर उन एमसीक्यू को ज़रूर बताता हूँ, ताकि हमारे जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आने फ्यूचर में जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बने, तो उनको पहले से पता हो कि इस टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यू आते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन और इससे रिलेटेड हाइट, रेंज और जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो मैं पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला जो है वो उस वीडियो को देखें और आपको उम्मीद करता हूँ कि उसमें से क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों में से जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो में आइंदा बनाऊं तो उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। जो भी मसला मसाइल हो आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करें। आप जो है इनबॉक्स में जाए और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हो, जिस लेवल पे हो, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 जो भी हो, आप मुझे बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी वीडियो बना के भेजूंगा, अगर मेरे पास पहले से मौजूद ना हुई तो। तो स्टार्ट करते जी टॉपिक को। आज हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, लेकिन हम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मैं जस्ट समझाने के लिए आपको 1-2 बातें बता देता हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी को अगर जमीन के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना के आप इस तरह फेंकें कि वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रही हो, तो ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। अगर किसी बॉडी को सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दी जाए और वो जमीन के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना के जाए और रास्ते में उसके ऊपर सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी चले, यानी आप गाइड ना कर रहे हो, बार बार फोर्स ना लगा रहे हो, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं?
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल का मतलब है एक ही वक्त में आगे जा रही है और एक ही वक्त में हाइट पकड़ रही है। तो जिस तरह फुटबॉल को आप किक करते हैं तो फुटबॉल एक ही वक्त में ऊंचा भी जा रहा होता है और आगे गोल की तरफ भी जा रहा होता है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू मेरे ध्यान में आया कि टू डायमेंशनल पेपर में आ सकता है कि टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल बताएं। तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही है, लेकिन सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एक दफा जो एनुअल बोर्ड का पेपर है उसमें आया हुआ है। इसमें आई थिंक कोई रावलपिंडी बोर्ड है या सरगोदा बोर्ड है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी में आया हुआ है। तो ये मैंने कहा ये टू डायमेंशनल है, तो आप सिंपल डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्योंकि वो टू डायमेंशनल है, इसलिए हर चीज को टू डायमेंशनल लिख देना है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो एस डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स हो जाएगा और अलोंग द वाई एक्सिस के लिए वाई या एच लिख देंगे। जो एक्सेलरेशन है क्योंकि टू डायमेंशनल है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए और ए वाई वर्टिकल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में देखिएगा। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है जैसे ही बॉडी मूव करती है तो व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो क्योंकि अब देखिए मैंने रिपीट कर बात को, फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। मैंने कहा कि जब बॉडी को हमने थ्रो कर दिया तो पूरे रास्ते में कोई और फोर्स नहीं लगेगी अदर देन एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी ग्रेविटी का होता है जमीन लगा रही है फोर्स, तो ग्रेविटी वाली फोर्स तो मौजूद है और जब ग्रेविटी वाली फोर्स होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। इसका मतलब है ए वाई क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस, नीचे आ रही है तो प्लस जी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बॉडी को हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे यहां से लेकर जब तक एंड जाता है। अच्छा बात होगा बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो शुरू में फोर्स लगाए हैं। हम बात करते हैं शुरू की नहीं, बल्कि हम बात करते हैं मोशन के दौरान की। हम बात पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वो मूव करना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म का फोर्स नहीं लगाते। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो जहां कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एंट्री टेस्ट में काफी दफा रिपीट हो चुका है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन सी चीज है जो कि जीरो होती है। तो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है तो इसके अलावा ये भी कह सकते हैं, पेपर में ये भी आ सकता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी चीज है कि जो जीरो होती है। तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कह सकते हैं। लाजिमी बात है हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा तो उसी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। और इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया हुआ है और वो एमसीक्यूज ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखिए जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। तो तीन एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। नंबर एक, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। वजह बताइए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होता है और जब फोर्स जीरो होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। दोनों सारी बातें हॉरिजॉन्टल की करो, ठीक है। तो जब ये आएगा वेलोसिटी भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए वी वाई यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए वी एक्स यूज करेंगे, चाहे वो वी आई एक्स हो या वी आई वाई वाला जो भी हो। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी इसी तरीके से चेंज होगा। तो ये तीन टर्म तो नॉर्मली चेंज होगी। तो ये वो चंद एक बातें हैं जो हम इनके अंदर यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा पहले बता देता हूँ। पहला टॉपिक हम ये करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम देखते हैं कि हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालें। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती क्या है। जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्टाइल अपने पूरे पाथ में जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा दैट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पूरे पाथ में जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप पहले डिफिनीशन इसकी लिखें, ठीक है। मैं सिर्फ जुबानी बोल रहा हूं। डिफिनीशन क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g होता है। ये फॉर्मूला है जी हाइट निकालने का।
जिसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, जी ग्रेविटी है और थीटा वो एंगल है जिस एंगल के साथ आप उसको हिट करने जा रहे हैं। अब इसी बात को हम प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप क्योंकि आपको पता है हमने एच निकालना है, एच मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस की कोई भी इक्वेशन यूज कर लें। हमें पता है कि हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डिस्टेंस होता ही नहीं है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो आपको सुटेबल नजर आती है, जो डाटा आपके पास मौजूद है, उसके मुताबिक आप यूज कर सकते हैं। मुझे डाटा क्या पता है, देखिए मैंने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे टॉप पे जाके वी एफ 0 हो जाएगा, तो मतलब वी एफ तो मुझे पता है, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, ग्रेविटी अगर मुझे है तो वो आइडिया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि 2 इक्वेशन बचती हैं, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड इक्वेशन में टाइम का कंसेप्ट मौजूद है, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी आई टी, तो टी तो पता ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम बचेगा लगेगा, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे पास एक इक्वेशन बची, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे करें। क्योंकि हम हाइट निकालते हैं और हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इसलिए वर्टिकल की इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, 2 ए की जगह क्या हो जाएगा, ए वर्टिकल वाला, एस क्या हो जाएगा, वाई या एच, वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। अभी अभी आपसे कहा कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी, ऊपर जाने के लिए, नीचे आते हुए प्लस जी, तो हम ऊपर जाने की बात करेंगे तो वी आई हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी। एच हमने निकालना है, वी एफ वाई, वी एफ वाई का मतलब, वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी और वो भी वर्टिकली। फाइनली वर्टिकल पे टॉप पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 0, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा, जिस तरह आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसी तरह वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, माइनस 2gh इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और हमें ये माइनस और ये माइनस कट गए, तो h इज इक्वल टू, ये 2g इधर ले जाए तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g, and this is the formula for the height of the projectile। और इससे पता चलता है कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी चीजों पर डिपेंड करती है, एक इनिशियल वेलोसिटी पे और दूसरा एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए जो जहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इसके लिए बाद औक़ात एक लफ्ज यूज किया जाता है, समिट पॉइंट। समिट पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां तक मैक्सिमम हाइट है, वहां के बाद हाइट कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी एमसीक्यूज में आ जाए कि आप बताएं कि ग्राउंड से लेकर सबमिट पॉइंट क्या है, तो मतलब दूसरे लफ्जों में हाइट है, और हाइट क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपका क्वेश्चन में कोई मसला मसाइल नहीं होगा। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद ये है कि प्रोजेक्टाइल को टोटल टाइम इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कितना लगा। तो यहां पे भी आपको डिफिनीशन, सबसे पहले डिफिनीशन लाजमी करनी है ताकि पता चले कि आप जो लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कंसेप्ट मौजूद है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, या टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज नोन एज टाइम ऑफ द फ्लाइट। और टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला आपको यकीनी बात है कि लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2vi sin थीटा और g। पहले मैं इसी लिखवा रहा हूं ताकि हमें पता हो कि हमने प्रूव क्या करना है। तो पहले डिफिनीशन की, फिर उसके बाद फार्मूला लिखा, और फिर उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रूफ की कि हम जी इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालना है, तो इसलिए आपको यकीनी बात है कि आपने वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। मोशन हो रही है तो मोशन हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी।
तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है जिसमें टाइम आता हो। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, तो टी मौजूद है इसके बाद ये यूज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे होगी या नहीं होगी। दूसरी एस इज इक्वल टू वी आई टी, तो इसमें भी टी मौजूद है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम मौजूद नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे। अब देखते हैं पहली दो इक्वेशनों में से कौन सी यूज होगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्टाइल ने यहां से चलना है और यहां तक जाना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, वी एफ, वी आई और ए और टी। अब देखिए जो वी एफ है मतलब यहां से बॉडी स्टार्ट हुई है तो होगी वी आई, लेकिन जब यहां जाके लगेगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वहां जाके कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, तो वी एफ निकालना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करूंगा। तो फिर पीछे बची कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन मोशन। क्यों नहीं यूज की, क्योंकि वीएफ, अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने वीएफ यूज किया था वो वाली इक्वेशन, तो वो वीएफ इसलिए यूज किया था वो सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए थी, और मुझे पता है वर्टिकल मोशन में टॉप के ऊपर वीएफ जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर वर्टिकल मोशन नहीं है, बल्कि यहां तक जाना है उसने, क्योंकि पूरे पाथ का टाइम नोट करना है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो जब जाके लगेगी तो कितनी वेलोसिटी होगी, उसके लिए फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लंबी चौड़ी बात है, छोड़ देते हैं। हम यूं करते हैं इसके अलावा दूसरी इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन मोशन यूज कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है टू डायमेंशनल, अब सोचना है हॉरिजॉन्टल यूज करें या वर्टिकल यूज करें, तो बेसिकली हम वर्टिकल यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमें हाइट का कंसेप्ट इसमें मतलब जो समझिए हाइट वाला चीज मौजूद है, वैसे एरिया आप दूसरे लिहाज से एक्ट करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उनकी तरफ चली जाती है बात, ठीक है। तो हम वर्टिकल इक्वेशन यूज करते हैं। वर्टिकल इक्वेशन में एस की जगह क्या हो जाएगा, एस की जगह हाइट एच, वी आई की जगह वी आई वाई टी प्लस हाफ, ए की जगह बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी और ऊपर जाके टी स्क्वायर। अच्छा टी को मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं ताकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आ जाए, और यहाँ पे भी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखी है। और आपने जरूर मेंशन करना है कि पहले आपने लिखिएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये, और फिर यहां पे लिखिएगा राइटिंग द इक्वेशन एंड फॉर द वर्टिकल मोशन, तो ये हो जाएगा। अब देखिए वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, अब हमने टाइम कहां से कहां तक नोट करना है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम नोट करना है, यहां से लेकर यहां तक के टाइम नोट करने में, क्योंकि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि बॉडी कितनी ऊंची गई है, हमने यहां से हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इसका मतलब है इनिशियल से लेकर फाइनल तक की बात करूं तो उसी लेवल पे बॉडी आके लगेगी। ऐसी सूरत हाल में हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का टाइम नोट करना है, तो उससे हमें कोई गर्ज नहीं कि बॉडी हवा में कितनी दे रही है, हमने देखना है यहां से लेकर यहां तक कितना गया है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई हाइट का फर्क नहीं है, तो हाइट हो जाएगी जीरो। वी आई वही बात जिस तरह अभी लिखी थी, वी आई साइन थीटा, साथ उसके टी है, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, बात समझ आने के लिए। ये हाफ जी टी स्क्वायर की उधर ले आए तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। ये एक टी इस टी के साथ कैंसिल हो गया तो बच गया टी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू वी आई साइन थीटा, ये देखिए टू इधर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई और जी, और आपको ये क्लियर होगा कि यही हमारे पास जो है हमारा आंसर भी था, एंड दैट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले कौन सी यूज की थी, थर्ड इक्वेशन मोशन यूज की थी और वर्टिकल मोशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन मोशन यूज किया है फॉर वर्टिकल मोशन, एस को एच लिख दिया और एच जीरो कर दिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई हाइट का फर्क नहीं है, तो जीरो हो गया। वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा, टी अपनी जगह पे, और ये बाकी चीजें करके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और बेशुमार दफा ये एमसीक्यूज आ चुका है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा साल गुजरा होगा जिसमें ये एमसीक्यूज नहीं आया, और हमारे बहुत सारे अच्छे लाइक बच्चे भी इस एमसीक्यूज को गलत कर देते हैं। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये आता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल फॉर द वर्टिकल मोशन, सिर्फ वर्टिकल मोशन कहा जाता है। तो हमारे स्टूडेंट थोड़े से अर्ली काम करने के
जो है आदी होते हैं, जैसे ही वो टाइम ऑफ द फ्लाइट का कंसेप्ट आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद फौरन उसका आंसर 2vi sin थीटा ओवर जी हो जाता है, उस पर टिक लगा देते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं कि वो हमें तो ये आता था, पता नहीं हमसे क्यों गलत हो गया, अब हम रिवाइज करें या कुछ भी है, तो बात खत्म हो जाती है उस पर एमसीक्यू पे जब निशान लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मोशन की अगर हवाले से बात करें तो सिर्फ वर्टिकल मोशन तक देख रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक, तो ऐसी सूरत में टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द वर्टिकल मोशन कितना हो जाएगा, 2 नहीं लगेगा, यानी देखें vi sin थीटा ओवर जी ऊपर जाने के लिए और vi sin थीटा ओवर जी नीचे आने के लिए, ये दोनों के दोनों यूज होंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है फॉर द समिट पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, vi sin थीटा ओवर जी, और नीचे आने के लिए vi sin थीटा ओवर जी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो चीज रह गई है, एंड दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, की रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो कितनी होगी। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सबसे पहले उसी तरीके से कि आया कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती क्या है, यानी उसकी बेसिकली डिफिनीशन क्या है, पहले हमने वही करनी है और फिर उसके बाद जो है वो प्रूव करेंगे। सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन क्या है, रेंज किसे बोलते हैं, रेंज बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ है। तो कैसे डिफिनीशन करेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल पाथ इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसमें मैक्सिमम का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे मैक्सिमम करे या मिनिमम करे, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना भी तय हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आप ये लफ्ज यूज कर देंगे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये मैक्सिमम रेंज की डिफिनीशन बन जाएगी। तो फिलहाल डिफिनीशन क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल पाथ इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आरसी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। अभी अभी हमने जो हाइट का फॉर्मूला लिखा था उसमें ये था vi स्क्वायर, उसमें साइन स्क्वायर थीटा है, तो कंफ्यूज बंदा क्या हो जाता है कि बताइए साइन 2 थीटा इसमें था ये उसमें था, तो इसका ख्याल रखिएगा। और उसमें नीचे 2g है इधर g है, तो ये हमने प्रूव करना है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन है, यानी रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसलिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में से डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो पहले में तो डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब बच गई अगली दो, तो अगली दो में से जो इक्वेशन भी यूज करे सेकंड या थर्ड आप यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, थर्ड कोई पूछे क्यों नहीं यूज की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, मैं आपको लिख के देता हूं, 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। फिर वही बात हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए vf जरूरत है, क्यों, बॉडी ने यहां से यहां तक जाना है, फिर यहाँ पे vf नहीं पता, इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर रहा। तो बची मेरे पास एक इक्वेशन और वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रूव करने जा रहा हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s = vit प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए इस इक्वेशन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में क्या कंसीडर करेंगे, यानी इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल में। तो s की जगह क्या हो जाएगा, x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला था, s को x बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल क्यों यूज कर रहे हैं, रेंज हॉरिजॉन्टल फासले को बोलते हैं, तो इसलिए x लिखना पड़ेगा। तो x लिखें आपकी मर्जी, या रेंज के लिए हम r बोल सकते हैं, दोनों लफ्ज लिख सकते हैं, x भी बोल सकते हैं। चलो मैं पहले स्टेप में x लिख देता हूँ, vi x t अपनी जगह पे प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये बोला था कि टाइम तो हमें पता नहीं, तब टाइम नहीं पता था, अब हमें बाकायदा टाइम कैलकुलेट कर लिया, पूरे पाथ के लिए टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यही टाइप उस इक्वेशन में भी डालना चाहे तो डालेंगे, सेम इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा आसान था तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें मजबूरन ये यूज करना पड़ा। s x = vix t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। x क्या बन जाएगा, रेंज, हमारे पास रेंज है, vix क्या हो जाएगा, vi cos थीटा, पहले होता था vi y होता था, तो vi sin थीटा, vi cos थीटा। t टाइम ऑफ द फ्लाइट लिखनी है, तो t का क्या फार्मूला है, 2vi sin थीटा ओवर g, ये पुट करें 2vi sin थीटा ओवर g पुट कर दिया, प्लस इसको जरा देखें, इसमें क्या हाफ ax स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेशन, पहले ही शो किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेशन कितना है 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं आगे 0 कर देता हूं इसे। क्लियर, अब बाकी चीजें प्रूव कर दे, मैं आगे इसको रेज कर देता हूं ताकि इसे हो जाए मिक्स ना हो।
जी आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये हो गया, और ये हो गया 2 वी आई साइन थीटा। तो मैं वी आई और वी आई क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर, ये 2 हो गया, और साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। ये सारा लिख दिया मैंने, प्लस 0 उसे खत्म हो गया। ठीक है, वही है वी आई स्क्वायर, और बाकी इस तरीके से मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये जो हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, मैथमेटिक्स में इसका जो लिए फार्मूला यूज किया जाता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो वी आई स्क्वायर इस सारी की सारी वैल्यू साइन 2 थीटा के बराबर है। और जी अगर किसी बच्चे को साइन 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने आती है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जरा देखें कि क्या आपको वाकई इसको कैलकुलेट साइन 2 थीटा को क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो आप मुझे जरूर साइन 2 थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइएगा, ताकि मैं जो है वो बच्चों को भी बताऊं कि हाँ जी इस तरह बच्चों ने शेयर किया है। ठीक है, एनी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कमेंट्स बॉक्स में उसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखें वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बन गया है, और बहुत सा सिंपल सा फार्मूला था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुई है, और वो भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। यानी अगर मैं तीनों बातों को इकट्ठा कर दूं तो अब मुझे पता है, पहली बात हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली, उसके लिए मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की लेकिन वर्टिकल। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी निकाला था उसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, लेकिन हमारे पास मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने कैलकुलेट की। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया तो उसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। और अब हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव किया है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेकिन हॉरिजॉन्टल। तो यूं आप फिंगर टिप में तीनों बातें याद रखें। बात रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ मैक्सिमम रेंज का भी टॉपिक आ जाता है कि मैक्सिमम रेंज कैसे होती है। ठीक है, तो अच्छा रेंज में चलो मैक्सिमम रेंज से ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उसी में ही एक एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि अभी आपने काफी हद तक समझ लिए बात। तो मैक्सिमम रेंज के लिए सबसे पहले तो आपने डिफिनीशन करनी है मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज वही रेंज वाली डिफिनीशन है, क्या हो जाएगी, उसमें कहा था द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या कहेंगे, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल पाथ इज नोन एज मैक्सिमम रेंज। यानी ये है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते हुए कैसे आप दूर से दूर शॉट लगाएंगे, फुटबॉल खेलते हुए आप कैसे दूर से दूर जो है वो बॉल को किक कर सकते हैं। तो थ्रो करते हुए आप क्रिकेटर हैं और आप फील्डिंग में अच्छा थ्रो करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे दूर से दूर जो है वो हम थ्रो करते हैं। तो जो ये हमारा आज का इस टॉपिक के अंदर एमसीक्यू भी बनेगा। आप बच्चों से मैं जरूर पूछूंगा कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप मुझे बताइएगा काइंडली कि आप क्या करेंगे कि दूर से दूर जाके बॉल हिट हो जाए। और इसी तरीके से जो है वो किक अगर आपने चाहते हैं कि दूर से दूर मेरी बॉल किक हो तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब जी मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज में हमारे पास रेंज का असल फार्मूला ये है, आर इज इक्वल टू अभी जो हमने निकाला हुआ है, आर इज इक्वल टू ये वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इससे पता चलता है कि रेंज तीन चीजों पर डिपेंड करती है, वी आई थीटा और जी पे। जी तो ग्रेविटी है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब वी आई और थीटा पे डिपेंड करेगा। वी आई और थीटा चेंज होंगे तो रेंज चेंज। इमेजिन करें कि दो बंदों को एक ही किस्म की दो बंदूकें दे दी गई और कहा गया कि वो फायर करें। अब दूर से दूर फायर करना है, तो ऐसी सूरत हाल में जो क्योंकि दोनों बंदूकें एक जैसी हैं तो दोनों में वी आई सेम होगा। तो पीछे बचा क्या, रेंज डिपेंड करेगी साइन ऑफ 2 थीटा पे कि साइन ऑफ 2 थीटा किसका ज्यादा है। जिसका साइन ऑफ 2 थीटा ज्यादा होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी, यानी उसकी बुलेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगी। तो इसका मतलब है कि रेंज मैक्सिमम तब होगी, रेंज इज मैक्सिमम कब, व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। और आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1 होती है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होने का मतलब है साइन की जो मर्जी वैल्यू लिखे, कैलकुलेटर में साइन ऑफ 1 करोड़ भी लिख दे तो आंसर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि साइन की कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर मैक्सिमम 1 होगा। तो इसीलिए रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1 होती है। मैं देखता हूं कि अगर साइन 2 थीटा 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1।
और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90 डिग्री, और यू थीटा निकालूंगा तो ये 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज को ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए थीटा को 45 पे रखेंगे। इसका मतलब है वो बंदा जिसकी गन 45 के एंगल पे होगी उसकी बुलेट ज्यादा दूर जाएगी एज कंपेयर टू दूसरे। इससे रिलेटेड बहुत दफा पेपर में एमसीक्यूज आए, नहीं मालूम कि कोई ऐसा पेपर भी हो कि जिसके अंदर ये ना हो, तो चाहे एंट्री टेस्ट का हो या हमारे पास जो है वो आम सिंपल पेपर हो, सप्लीमेंट्री हो, हर हालत में ये वाला एमसीक्यू जो है वो रिपीट नजर आया है। अगर एक पेपर में नहीं भी है तो इवनिंग में मौजूद होगा, इवनिंग में नहीं है तो मॉर्निंग में जरूर मौजूद हो। तो थीटा को 45 रखें तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में अगर हम रेंज का फॉर्मूला लिखें तो रेंज क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर और साइन ऑफ 2 into 45। आप डायरेक्ट भी साइन ऑफ 2 थीटा की जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम लिख रहे हैं आप, आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 90 ओवर जी, और साइन ऑफ 90 कितना होता है 1, तो बन जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज मैक्सिमम। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है मैक्सिमम रेंज क्या होगी। एक दफा, बल्कि एक दफा नहीं, मतलब मेरे निगाह से एक दफा गुजरा है, वरना ये एमसीक्यूज अक्सर आता रहता है। पेपर में आ सकता है रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान रिलेशन बताएं। जब कभी भी किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन पूछी जाए तो आप सिंपल केस करें, उन दोनों को डिवाइड कर लें। मतलब पेपर में आ गया रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान रिलेशन बताएं, तो आप लिखें रेंज डिवाइड बाय रेंज मैक्सिमम। बस किसी चीज के बारे में रिलेशन पूछा जाए, पेपर में आ जाए हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन, हाइट डिवाइड बाय टाइम लिखें जी। रेंज की क्या वैल्यू है, ये अभी हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा था, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये रेंज की वैल्यू होगी। और रेंज मैक्सिमम की होगी वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये वी आई स्क्वायर कट गया, जी से कट गया, तो सिर्फ क्या बच गई साइन 2 थीटा। मतलब रेंज और रेंज मैक्सिमम जो है वो बराबर है साइन ऑफ 2 थीटा। आप इसको इस तरह ही कोई पूछे कि रेंज और रेंज मैक्सिमम की रेशियो किसके बराबर है, या आपके पेपर में रिलेशन आई हुई हो कि रेंज किसके बराबर होगी, तो रेंज इज इक्वल टू